नमस्कार। आज के बाद में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश से दो बड़ी खबरें आई हैं। प्रयागराज पुलिस ने जुमे के दिन हिंसा करने वाले एक एक दंगाई की फोटो जारी कर दी है और लोगों से इन दंगाइयों की पहचान करके उनके बारे में पुलिस को जानकारी देने की अपील की है। और दूसरी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौलानाओं, उलेमाओं, इमामों और साधु संतों से मिलकर समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश देने की अपील करेंगे। योगी आदित्यनाथ सभी धर्मों के प्रतिष्ठित और आध्यात्मिक लोगों से मिलकर कहेंगे कि वो अपने अपने मजहब के लोगों को समझाएं। असल में जिस तरह से पिछले 2 हफ्ते से जुमे के नमाज के बाद देश के कई शहरों में हिंसा और आगजनी हो रही थी, उससे निपटने का फॉर्मूला योगी ने निकाल लिया है। पिछले हफ्ते भी यूपी के ज्यादातर शहरों में शांति रही थी, लेकिन कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे कुछ शहरों में हिंसा काफी भड़की। इसलिए योगी ने अब पुलिस अफसरों को निर्देश दिया है कि शहर के प्रतिष्ठित लोगों से एडवांस में बात करें, धर्म गुरुओं की मदद लें, लोगों को प्यार से समझाने की कोशिश करें और अगर फिर भी बात न बने तो फिर सख्ती करें, लेकिन किसी कीमत पर दंगा, हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी ने कहा कि अब जुमे के दिन अमन चैन खराब नहीं होना चाहिए। योगी के इस आदेश के बाद अब हर जिले में डीएम और एसएसपी से लेकर थाना इंचार्ज तक पीस कमेटियों की मीटिंग कर रहे हैं। लोगों को साफ लफ्जों में समझा रहे हैं कि अपनी बात कहो, अपनी कोई दिक्कत हो तो बताओ, पुलिस सुनेगी, मदद करेगी, चाय भी पिलाएगी, लेकिन अगर पत्थर उठाया, आग लगाई, हिंसा की तो बुलडोजर तैयार है। योगी की इस पहल का, इस रणनीति का क्या असर हो रहा है, अफसर लोगों को कैसे समझा रहे हैं और जो नहीं समझ रहे उन्हें कानून का डर कैसे दिखाया जा रहा है और मौलाना इस बारे में क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको दिखाऊंगा। और यह भी दिखाऊंगा कि इतना सब करने के बावजूद कैसे कुछ मौलाना, कुछ मौलवी लोगों को भड़काने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपने पुलिस को दंगाइयों पर लाठी चलाते हुए देखा होगा, हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए देखा होगा, लेकिन अब यूपी पुलिस के अफसरों को माइक लेकर लोगों को समझाते हुए देखिए, पीस कमेटीज की मीटिंग करते हुए देखिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गोंडा की है। गोंडा की नगर कोतवाली में हुई पीस कमेटी की मीटिंग की है। इस मीटिंग में गोंडा के डीएम उज्जवल कुमार और एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने सभी धर्मों के प्रमुख लोगों को बुलाकर यह बताया कि पिछले जुमे को जो दूसरे शहरों में हुआ तो इस जुमे को अपने शहर में नहीं होना चाहिए। इसलिए पुलिस को, प्रशासन को, धर्मगुरुओं को एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। अफसरों ने तमाम धर्मों के लोगों से कहा कि सड़क पर उतरकर हंगामा करने की परमिशन किसी को नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्रशासन से अपनी बात कह सकता है। क्योंकि आजकल हिंसा भड़काने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों के सारे आग में घी डालने का काम हो रहा है। इसलिए पीस कमेटी के लोगों से कहा गया कि वो अपने अपने मोहल्ले, खासकर नौजवानों को बताएं कि सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को बिना वेरीफाई किए हुए न फॉरवर्ड करना है, न उस पर यकीन करना है, वरना एक गलती नौजवानों को जेल में पहुंचा सकती है। पब्लिक को सम्मान देना हमारा मकसद होता है, इसीलिए आपको बुलाया जाता है। वरना मेरे लिए आपको बाईपास करके, सबको बाईपास करके पब्लिक से जाके बात करना मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। जाके प्रत्येक व्यक्ति से, अगर हमारी टीम चाहे हम लोग लग जाए तो एक एक आदमी से मैं खुद बात कर लूंगा। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। और मेरा ये मानना है कि भाई अगर हमारे साथ, अगर हमें किसी चीज का कष्ट है, दुख है, तो उसका प्रॉपर फोरम बना हुआ है। आप डीएमएसपी के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ बयान देख के अननेसेसरी हम लोगों को भड़का रहे, ये सब काम ना करें। जनपद गोंडा के जितने धर्मगुरु है, पीस कमेटी के मेंबर है, सबने आश्वासन दिया है कि 17 तारीख को होने वाले जुमे की नमाज 10 तारीख के ही भांति सकुशल ढंग से संपन्न कराया जाएगा। पुलिस फोर्स ने भी पूरी तैनाती कर रखी है और प्रशासन और पुलिस ने मिलकर पूरा खाका तैयार कर रखा है। पहली तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग सकुशल ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करें। इसके बिना हमारी बाकी तैयारियां भी है। कोई अगर उपद्रव करने का या बदमाशी करने का प्रयास करता है तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके मुकदमा लिख के पहले ही जेल भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी हमारी कड़ी नजर है। ऑलरेडी हम लोग मुकदमे पंजीकृत करके जो सोशल मीडिया पे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। आगे भी हम लोग सोशल मीडिया पे अनर्गल बयानबाजी करने वाले, धार्मिक या जातिगत आधार पर भड़काऊ भाषण देने वाले, हेट स्पीच देने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित करके लगातार हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं।
और लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से हमारे धर्मगुरु पीस कमेटी के मेंबर्स उनके साथ लेते हुए 17 तारीख एवं उसके बाद 24 तारीख को होने वाली जुमे की नमाज को जनपद गोंडा में सकुशल ढंग से संपन्न कराया जाएगा। 3 जून को जुमे के नमाज के बाद कानपुर में हुई हिंसा के बाद भी इसी तरह की मीटिंग्स हुई थी। उस वक्त भी लोगों ने अमन चैन का भरोसा दिलाया था, लेकिन इसके बाद भी 10 जून को प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद समेत कुछ शहरों में हिंसा हुई। इसलिए अब प्रशासन स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी अपना रहा है, यानी एक तरफ तो लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ सख्त एक्शन की तैयारी भी है। गोंडा में हुई इस पीस कमेटी की मीटिंग में भी पुलिस ने 2 टूक कह दिया, जो समझाने से मानेगा उसे चाय पिलाएंगे, लेकिन जो पत्थर उठाकर घर से निकलेगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। गोंडा के एसपी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। आज भी पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया और साफ साफ कह दिया कि जो सड़क पर उतरकर हिंसा करेगा उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिंपल सा मैसेज है कि पहले हम लोग चाय पिलाने की बात करेंगे। जो चाय पीना चाहता है चाय पी ले, और जो नहीं मानेगा, बदमाशी करेगा, उसके लिए संपूर्ण तैयारी पुलिस लाइन में प्रत्येक दिन होती है, जिसमें टीयर गैस शेल से लेके पंप एक्शन गन से लेके हर चीज की तैयारी हमारे सिपाही से लेके पूरे इंस्पेक्टर तक ने सबने कर रखी है। जो चाय की भाषा या रिक्वेस्ट की भाषा नहीं मानता है उससे बुलडोजर की भाषा में फिर बात किया जाएगा। गोंडा के डीएम भी कह रहे हैं कि हालात को नॉर्मल बनाए रखने के लिए शहर को अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया गया है। पुलिस और प्रशासन के अफसरों को इन सेक्टर्स में हालात पर काबू रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही पीस कमेटी के लोगों को भी इस काम में इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की अपने समाज में अच्छी पकड़ होती है। सबसे अपील हम लोग कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था एकदम कायम रखें, कहीं से भी कोई भड़काने वाली बयानबाजी नहीं हो, और जहां जहां पे भी ऐसी बयानबाजी हो रही है उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में लोगों को, जिम्मेदार आदमियों को उनकी जिम्मेदारी दी है। सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को हम लोगों ने शामिल किया है और उनसे अपील करवा रहे हैं पूरे क्षेत्र में कि कहीं की भी कही गई घटना या फिर किसी बयान को लेकर आप लोग प्रतिक्रिया ना दें, बल्कि उसको हमारे संज्ञान में लाएं और हम लोग उस पर फिर तत्काल कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छी बात यह कि गोंडा के मौलवी, मौलाना और उलेमा भी प्रशासन की अपील पर अमल कर रहे हैं, लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। पीस कमेटी के मेंबर मोहम्मद शोएब बगई ने कहा कि जो लोग पैगंबर साहब का नाम लेकर सड़कों पर हिंसा करते हैं वो पैगंबर की शिक्षाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। मोहम्मद शोएब ने कहा कि लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे शहर की, राज्य की फिजा बिगड़े। जब हम नबी के उम्मती हैं और पीस ऑफ वर्ल्ड के लिए वो जाने जाते हैं, तो उन्हीं की ज़ात पर जब उंगली उठी है तो उन्हीं के अमल पर हमको कहने पर अमल करना होगा और शांति बनाए रखना होगा। आने वाले जुमे में हम अपने लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हम नबी की ज़ात पर, नबी के अमल पर अगर पैरहां हैं, अगर उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ें और पढ़ करके अपने को सच्चा उम्मती होने का सबूत पेश करें और ये कोशिश करें कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, क्योंकि हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचना चाहिए, किसी का हक नहीं मरना चाहिए। अगर हम उस नबी के सच्चे उम्मती हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। गोंडा के रहमानिया मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद आलम अजहरी ने एक बड़ी बात कही। अजहरी ने कहा कि अगर किसी एक शख्स ने पैगंबर साहब के बारे में गलत बयानी की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सजा कानून के जरिए मिलेगी। आगजनी करना, पत्थरबाजी करना गलत है। खुर्शीद आलम अजहरी ने कहा कि अगर नौजवानों ने किसी के बहकावे में आकर कोई गलती की है तो फिर उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। देश संविधान से चलता है। अगर कहीं किसी ने, एक दो लोगों ने अगर नबी के शान में गुस्ताखी की है तो उसका कसूरवार पूरा देश नहीं है या पूरे देश के लोग नहीं हैं। हम अपने संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, हम अपनी बात सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाएं और किसी तरीके का हम ऐसा कोई व्यवहार न करें, ऐसा कोई बवाला न करें कि जिससे प्रदेश का और देश का माहौल ख़राब हो। हम अपने तमाम उन नौजवान साथियों से या जिम्मेदार लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपको तकलीफ़ हुई है, सबको तकलीफ़ हुई है, आप जो भी उचित माध्यम है, जो भी उचित प्लेटफॉर्म है, आप वहां जाइए और अपनी बात
रखिए संवैधानिक तरीके से। बवाल करेंगे, झगड़ा करेंगे, कोई जुलूस जलसा निकालेंगे आप, उसमें 1000 लोग होते हैं, 1000 में अगर एक आदमी उसमें खराब है तो उसकी वजह से पूरे प्रदेश का, पूरे जिले का, देश का, प्रदेश का माहौल खराब होने में समय नहीं लगता है। और कोई किसी तरीके से किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे हम कोई ऐसा कृत्य कार्य न करें कि जिससे आने वाले दिनों में अपने साथ साथ तमाम उन परिवार को भी परेशानी का सामना उठाना पड़े जो उसमें शामिल नहीं भी हैं। प्रशासन की कोशिश का कितना असर हो रहा है, इसे कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूं। ज्यादातर जगहों पर डीएम और एसपी नहीं बल्कि आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारी भी सड़कों पर उतरकर सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं। एटा में अलीगढ़ रेंज के डीआईजी दीपक कुमार पीस कमेटी की मीटिंग में मौजूद रहे। डीआईजी ने कहा कि लाठी चलाना, नौजवानों को जेल में डालना पुलिस को अच्छा नहीं लगता। इससे पुलिस को गोल्ड मेडल नहीं मिलता, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। अगर पीस कमेटी के लोग अपने अपने मजहब के लोगों को समझाएंगे, बात करेंगे, तो इस तरह के हालात पैदा ही नहीं होंगे जिनके कारण लोगों को सलाखों के पीछे डालना पड़े। उत्तर प्रदेश में कोई कहीं कुछ करता है, महाराणा शरीफ में कोई कुछ करता है, अलीगढ़ में कोई फैनेटिज्म करता है, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे एक का रहे, चाहे टी का रहे, चाहे सिख का रहे, चाहे डी का रहे, चाहे हिंदू रहे, चाहे मुसलमान रहे, उस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी हमारी है। और हम इस बात की आपको ताकि आप लोगों के बीच में ये कहने के लिए आए और आपको भरोसा दिलाना हो रहा है। लेकिन हम आपको, आप में से कोई आदमी कोई गलती से देखिए, हमारे जो लड़के हैं वह लड़ उनकी समझदारी का भाव, हमारा उद्देश्य नहीं है कि उनको जेल में उससे कोई हमें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। एक 18 साल का बच्चा जिसके की विवेक को उतना ज्यादा विकसित नहीं है कि वो कोई गलत काम करता है, काम कुछ नहीं करता है, तो उसको कोई जेल भेजकर कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलना। हम उस आदमी को नोटिस देंगे, उस बच्चे को समझाएंगे, उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन कोई यदि किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा गाइड कर रहा है जिसको कि एक सुनियोजित तरीके से 100 लोग 50 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो चाहे वो ए रहे चाहे बी रहे, चाहे एक ग्रुप का करे चाहे बी ग्रुप का करे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और आप लोग इसके बारे में हम लोग को तुरंत इतला दें। हमने ऑलरेडी सीओ साहब को, एसपी साहब को बता दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बता दिया है। और हम आपके बीच इसी विश्वास के वातावरण को बहाल करने के लिए आए हैं कि पूरी गवर्नमेंट जितने भी हमारे मिसाइल हैं उसको आप लोगों के साथ बैठ करके जिनकी कोई भी समस्या है, वाजिब समस्या है, उसको हम सुनने के लिए हैं। किसी को परेशान करना हमारा काम नहीं है। और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि हम शांति के साथ अपना कार्य करें और कोई भी गलत काम करता है तो उसको रोकें। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अफसर लोगों को हर तरह से समझा रहे हैं। आपको ये नहीं कह सकेगा कि प्रशासन ने, पुलिस ने उनसे बात नहीं की, उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया, शिकायत करने का मौका नहीं दिया, दिक्कत नहीं बताई। एक और उदाहरण बताता हूं। गाजियाबाद के लोनी में सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने पीस कमेटी की मीटिंग की। रजनीश कुमार ने लोगों को समझाया कि दंगे के दौरान, हिंसा के दौरान जो पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जाती है, जिन सड़कों को तोड़ा जाता है, वो तो किसी एक मजहब की नहीं है, वो प्रॉपर्टी तो पूरे समाज की होती है। तो फिर अपनी ही संपत्ति का नुकसान कौन करता है? हम दूसरे को दोष दे ही क्यों रहे हैं? समस्या तो यहीं पर है कि हम दोष दे रहे हैं। हमको कोई उद्वेलित करेगा, हम उद्वेलित हो जाएंगे। हमको कोई प्रोवोक करेगा और हम इस स्तर पे आ जाएंगे कि हम अपने ज्ञान और विवेक को एक तरफ रख करके और उतर जाएंगे रण क्षेत्र में। आप किसके विरुद्ध कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जिनके घरों को जला रहे हो, जिनके गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर रहे हो, क्या उसने आपको सांप्रदायिक उद्वेलित किया है? क्या आपकी भावनाओं को उसने भड़काया है? क्या ये सार्वजनिक संपत्ति जो जलाई जाती है, रोड उखाड़ा जाता है, बैरियर तोड़ा जाता है, क्या किसी एक समुदाय या एक समाज का है? क्या इस पर आपका हक नहीं है? ये हो क्यों रहा है? सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ करने से सबको नुकसान होता है, ये बात सबको समझ में आने लगी है। पीस कमेटी की मीटिंग में आए मौलाना हनीफ कादरी ने कहा कि कुछ लोगों की बात बात में सड़क पर उतरने की आदत से मुसलमानों का बड़ा नुकसान हो रहा है। गड़बड़ी कुछ लोग करते हैं, लेकिन बदनाम पूरी कौम होती है। मौलाना कादरी ने कहा, इस तरह के बयानात पहले भी आए, लेकिन इस तरह की हिंसा कभी नहीं हुई। आज जो हो रहा है उससे हालात और खराब हो गए। आज भी
समाज के अंदर हमारी है, वो किसी डिबेट वाले की नहीं है। आज भी जो पकड़ हमारी है, इसलिए कि हमारे पास जुमे का ऐसा खूबसूरत मौका मिलता है, हम वहां पर अच्छी बातें कहकर, और जाहिर सी बात है न सिर्फ एक बल्कि तमाम आइम्मा अच्छी ही बातें कहते हैं। देखिए हालात पहले भी खराब होते थे, गुस्ताखियां पहले भी होती थी, पहले भी मामलात होते थे, लेकिन कभी पहले ये नहीं होता था कि आए दिन कहाँ धरने शुरू हो गए, कहाँ प्रदर्शन शुरू हो गए, इस तरीके के मामला नहीं होते। लेकिन ये कोई रास्ता नहीं होता कि हम रोडों पर आ जाए, जरा सी बात पर रोडों पर निकल के आ जाते, जरा सी बात पर रोडों से निकल कर आ जाते। अब कोई इसमें ये भी कहते जरा सी, ये बड़ी है मैं मानता हूँ, लेकिन हमने चूंकि हर बात को रोडों का अपना एक ये सोच लिया कि इन्हीं से हमारा मसला हल होगा, और ये सबसे बड़ी हमारी गलत फहमी लगी। और मौलाना बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सड़क पर उतरकर पत्थर चलाने से बात और बिगड़ती है। पिछले 2 जुमे को नमाज के बाद हुई हिंसा में अब तक 350 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं। कम से कम 150 लोगों के नाम गिरफ्तारी की लिस्ट में है। आरोपियों के परिवार वालों को घर, दुकान, मकान पर बुलडोजर का खौफ है। आज प्रयागराज पुलिस ने पिछले जुम्मे को हिंसा में शामिल आरोपियों के फोटो जारी कर दिए। प्रयागराज पुलिस ने अब तक 92 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने हजारों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला। जो लोग जुमे के दिन हुए दंगे में पत्थर चलाते हुए दिखे, जो आग लगाते हुए दिखे, उन सब के ग्रैब लेकर अब इनके पोस्टर पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं। पुलिस को अभी 40 दंगाइयों की तलाश है। पुलिस ने साफ साफ कहा कि या तो दंगाई सरेंडर कर दें, अगर नहीं करेंगे तो उनके घरों की कुर्की जब्ती होगी। 10 जून को जो घटना हुई थी उसमें 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और अब तक 92 लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। 92 लोगों के अलावा जो नामजद थे या प्रकाश में आए या वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई, इसकी संख्या करीब 40 है, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है और फरार हैं, घरों को बंद करके भागे हुए हैं। जल्दी से जल्दी अगर वो पुलिस के सामने या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कराया जाएगा और आगे 82-83 के तहत उनके घरों की कुर्की भी कराई जाएगी। इसलिए उनसे अपील है कि वो या तो पुलिस के सामने हाजिर हो जाएं या न्यायालय के समक्ष, वरना पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजेगी और गिरफ्तारी न होने की दशा में आगे कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएंगी। किसी भी बेकसूर पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। पूछताछ लगातार जारी है, सभी से पूछताछ की जाएगी जो उससे संबंधित मिलेंगे, लेकिन गिरफ्तारी उन्हीं की होगी जिनका वाकई में दोष है। किसी भी निर्दोष पर, बेकसूर पे कार्रवाई हम नहीं करेंगे। उसके लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाए हैं, जो कमेटी डिसाइड करेगी, देखेगी, हर तरह से सबूत अगर है तो ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, वरना उनको वापस सुपुर्द कर दिया जाएगा, केवल पूछताछ किया जाएगा। अब सख्ती कैसी होगी ये भी सुन लीजिए। प्रयागराज के एसएसपी ने बड़ी बात कही। अजय कुमार ने कहा कि पुलिस के पास चप्पे चप्पे की खबर है। इस जुमे को पिछले जुमे से 10 गुना ज्यादा फोर्स तैनात होगी। जो लोग गड़बड़ी करने का मंसूबा पाले हुए हैं वो सावधान हो जाएं, अपना इरादा छोड़ दें, वरना जेल के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। अभी हम अगले फ्राइडे के लिए भी तैयारी हमारी पुख्ता हो रही है। एरिया हम देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। जितना पहले फोर्स लगा था उसका कम से कम 10 से 12 गुना फोर्स हमने लगाया हुआ है। जगह जगह फोर्स लगाया है। तमाम सूचनाएं जो मिल रही हैं, कुछ मदरसों में, कुछ मस्जिदों में, उनके भी इमाम से बात की जा रही, मुतवल्ली से बात की जा रही है, मुदर्रिस से बात की जा रही है कि अपना देख लें, कोई बाहरी तत्व आकर के उसमें ना रुके, नहीं तो रुकने वाले के खिलाफ और मदरसे या मस्जिद वालों के खिलाफ भी हमको कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो वो भी हम एक सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाए हुए हैं, उनसे बातें हो रही हैं। धर्मगुरुओं से लगातार संवाद हो रहा है। कल भी उनको बुला करके 1-to-1 मीटिंग की गई। थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग हुई ताकि लोग ये समझें कि ऐसा कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, गिरफ्तारी होगी, जेल होगी। और आम जनमानस में उन्हीं का इमेज खराब हो रहा है कि जो चीज़ ज्ञापन के माध्यम से काम हो सकता था उसके लिए भीड़ जुटा करके और इस तरह का नौबत क्रिएट कर दिया कि आम आदमी को नुकसान हो रहा है, नाबालिग बच्चे उसमें फंस रहे हैं, परिवार परेशान हो रहे हैं। तो उन्हीं के कारनामे के कारण यह हुआ है। आम जनमानस इससे काफ़ी दुखी भी है, परेशान भी है। और ऐसे लोगों से, शरारती तत्वों से मैं ये कहता हूं कि इस तरह की हरकतों से बाज आएं, दोबारा ऐसा रिपीट ना करें, अन्यथा और भी बड़ी कार्रवाई होगी और फिर खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर मुझे योगी आदित्यनाथ का एक डायलॉग याद आ रहा है। योगी आपकी अदालत में जब आए थे
तो उन्होंने कहा था कि सन्यासी हैं, समाज को रास्ता दिखाना उनका धर्म है, अच्छे बुरे का फर्क बताना उनका फर्ज है। जो समाज के दुश्मन हैं उन्हें प्यार से समझाना जरूरी है, जो प्यार से न समझे उनके साथ सख्ती जरूरी है। इसीलिए सनातन परंपरा में सन्यासी के एक हाथ में भाला और दूसरे में माला है। योगी लगता है इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंदिरों से, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने का मुद्दा हो, जुमे के दिन सड़कों को बंद करके नमाज पढ़ने का मुद्दा हो। जब इन मसलों पर देश के तमाम राज्यों में झगड़े हो रहे थे, टकराव हो रहा था, मोदी ने इसी तरह से धार्मिक और मजहबी लोगों से बात करके समझाकर मामले को हल करने को कहा था। और नतीजा यह निकला कि यूपी में मंदिरों से, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतर गए, कोई झगड़ा नहीं हुआ। जुमे की नमाज तो छोड़िए, ईद की नमाज भी सड़कों पर नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि ईद की नमाज के लिए प्रशासन ने मस्जिदों के आसपास के स्कूलों और कॉलेजेस को खुलवा दिया। ईदगाहों पर बड़े बड़े पंडाल लगाकर नमाज के इंतजाम किए गए, लेकिन सड़कों पर नमाज नहीं होने दी गई, लेकिन कोई झगड़ा नहीं हुआ। यानी योगी ने प्यार से, भाईचारे से, शांति का, अमन का संदेश दिया, रास्ता निकालने की कोशिश की। इस बार अब हर जुमे को हंगामा हो रहा है, तो योगी सबसे बात कर रहे हैं, बातचीत से रास्ता जरूर निकलेगा। और जो समझाने से नहीं मानेंगे उनके लिए दूसरे तरीके का ऑप्शन भी साफ खुला है। पुलिस की सख्ती और समझाइश का असर दिखाई दे रहा है। मौलाना तौकी रजा ने जुमे के दिन 17 जून को प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। मुसलमानों से 17 जून को लाखों की तादाद में बरेली पहुंचने को कहा था। हालांकि पुलिस ने सख्त लफ्जों में कह दिया कि प्रशासन ने इस तरह के किसी कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी है, और अगर बिना परमिशन की भीड़ इकट्ठी की गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन का कड़ा रुख देखने के बाद तौकी रजा ने जुमे के दिन प्रोटेस्ट की कॉल को वापस ले लिया। अब वो कह रहे हैं कि संडे को प्रदर्शन करेंगे। हालांकि तौकी रजा ने यह भी कहा कि पुलिस और प्रशासन जिस तरह से उलेमा पर, मौलानाओं पर, इमामों पर प्रेशर बना रहा है वो ठीक नहीं है। लोगों में खौफ और दहशत फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने हमारे उलमा को, हमारे अइम्मा को मस्जिदों जाके टेरराइज करने की कोशिश की। ये तरीका अच्छा नहीं है। कॉल मेरी है, मैंने बुलाया है, जो बात करनी है मुझसे करो। उन लोगों को डराने, धमकाने और मुकदमों का खौफ दिखाने और बुलडोजर का खौफ दिखाने की कहाँ गुंजाइश बनती है। जिला प्रशासन को भी ऐसा लगता है शायद कि जुमा होगा तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी। ये उनकी गलतफहमी है। रसूल आजम की शान का मामला है, और हर वो शख्स जो अपने रसूल से जरा सी भी मोहब्बत उसके दिल में है, उसका दिल बेचैन है। और जुमे को बुलाया जाए या इतवार को बुलाया जाए, जिस दिन भी बुलाया जाएगा इंशाअल्लाह हर जुमे से ज्यादा भीड़ इंशाअल्लाह आ जाएगी। और मैं देख रहा हूँ हुकूमत भी जुमे से खौफजदा हो गई है, जुमे से डर लगने लगा है। तो जुमे का डर निकालना हुकूमत के दिल से, हिंदूवादी संगठनों के दिल से, जुमे का खौफ निकालने की नीयत से मैंने ये फैसला किया है कि जुमे को प्रदर्शन ना करके हमारा ये प्रोग्राम जो है यौम दुरूद का, ये इतवार को किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2000 आएंगे या 2 लाख आएंगे, 5 लाख भी हो सकते हैं, हो सकता है कुल 2000 रह जाए। मैं संख्या निर्धारित नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आएंगे, जितने भी आएंगे, पूरे अमन के, शांति के साथ आएंगे और शांति का और अमन का पैगाम देने के लिए आएंगे। और जो बेईमानी मुल्क में जारी है इसके खिलाफ एहतजाज करना हमारी जिम्मेदारी है। तौकी रजा ने एक काम तो अच्छा किया कि अपनी कॉल वापस ले ली। वो सरकार से परमिशन लेकर कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करें, ये उनका कानूनी हक है, संविधान इसकी परमिशन देता है। लेकिन लोगों को उकसाकर, भड़काकर, वायलेंस करने के लिए भीड़ इकट्ठा करना, इसकी इजाजत कानून नहीं देता। तौकी रजा जो आज कह रहे हैं वो बिना डर के, इत्मीनान से अपनी बात कह सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुश्किल तब होती है जब लोग पुलिस से वादा तो शांति का करते हैं, बात तो अमन की करते हैं, और तकरीरों में झगड़े की बात करते हैं। तौकी रजा आज जो कह रहे हैं कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन उनकी तकरीरें ऐसी होती हैं जिससे माहौल खराब होने की पूरी गुंजाइश होती है। और इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। इस तकरीर में
तौकीर रजा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के मुसलमानों से सड़क पर उतरने की अपील कर रहे हैं। तौकीर रजा कह रहे हैं कि जब तक हर जिले में कम से कम 2 लाख मुसलमान सड़क पर नहीं उतरेंगे, अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तब तक सरकार को मुसलमानों की ताकत समझ में नहीं आएगी। मसले का हल यह है कि मुत्तहिद होकर सड़कों पर आ जाइए। सरों की कीमत हमेशा रही है। एक जमाना था जब सर काट के और सर कटवा के अपनी बात मनवाई जाती थी। आज सर दिखाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है। अगर सर दिखाने की भी हिम्मत और ताकत नहीं है तो फिर हम पर लानत है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन हिंदुस्तान के हर जिले में अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए, एक कमेटी तैयार कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। एक ही दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर आएंगे और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। आपको याद होगा मैंने 20,000 मुसलमान बुलाए थे सर पे कफन बांध के आने के लिए। मुझसे कहा मियां कोई नहीं आएगा। बीवियां अपने शौहरों को कमरों में बंद कर देंगी, माएं अपने बेटों को कमरे में बंद कर देंगी, मरने के लिए कोई नहीं भेजेगा। लेकिन मैंने 20,000 बुलाए थे तो 2 लाख आ गए। मरने के लिए, अगर मरने के लिए आ सकते हैं तो क्या जेल जाने के लिए हर जिले में 2-2 लाख नहीं आ सकते? बताओ, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हिंदुस्तान के हर जिला मुख्यालय पर कम से कम 2 लाख मुसलमान जमा हो और हुकूमत से मांग करें कि या तो अपना तरीका दुरुस्त कर लो या इस बेईमान हिंदुस्तान में हम नहीं रहना चाहते, हमें जेल में भेज दो। हम जेल में रहना चाहते हैं और जेल जाना मर्दों का काम है। सोचिए, जो शख्स ये कहे कि उसे बेईमानों के हिंदुस्तान में नहीं रहना, इससे बेहतर तो जेल में रहो, ऐसी बातों को कौन सपोर्ट करेगा? 99% मौलाना, मौलवी, इमाम, उलेमा और आम मुस्लिम भाई बहन इस तरह की बातों को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब यही तौकीर रजा कह रहे हैं कि वो 17 जून को जुमे के दिन प्रोटेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो अमन चाहते हैं, प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। प्रयागराज में यही हुआ था। 10 जून को जुमे के नमाज के बाद हुई हिंसा का मास्टरमाइंड प्रयागराज का जावेद अहमद निकला। जबकि जावेद अहमद पीस कमेटीज की मीटिंग में शामिल था, प्रशासन से अमन चैन कायम करने में मदद का वादा कर रहा था, लेकिन अब पता लग रहा है कि वो खुद हिंसा की तैयारी करवा रहा था। पुलिस को उसके घर से एक पर्चा मिला है जिसमें लिखा था कि सुनो साथियों, 10 जून को हमें अटाला पहुंचना होगा, वहां इकट्ठा होना होगा, जो भी अड़चन बने उस पर वार करना है, हमें अदालत पर भरोसा नहीं है। यह बात सामने आने के बाद पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, सावधान है। पीस कमेटी की मीटिंग के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि मुश्किल यह है कि यूपी पुलिस तो सिर्फ यूपी के महिलाओं से बात कर रही है, लेकिन भड़काने वाले तो यूपी के बाहर के भी हैं। उनके बयान व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट होते हैं, इसलिए पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए है। ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलमा के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना एजाज कश्मीरी के बयान खूब चर्चा में। आज भी एजाज कश्मीरी ने कहा कि उन्हें तो शक है कि देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो पत्थरबाजी हो रही है, वो सरकार करवा रही है। मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा, एक महिला को बचाने के चक्कर में सरकार ने पूरे देश में आग लगवा दी। मुसलमानों को इस सरकार से सावधान रहने की जरूरत है। नुपुर शर्मा को अगर पहले ही फुर्सत में जेल में डाल दिया गया होता तो आज ना एहतजाज होता, न किसी भड़काने वाले को मौका मिलता, न पत्थरबाजी वाली बात आती, न पुलिस फायरिंग होती, न किसी का बेटा शहीद होता, न जहाँ बहक होते लोग, न दुकानों में आग लगती। एक औरत को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान को जलाया जा रहा है या जलवाने की कोशिश की जा रही है, बच्चों के जज्बात से खेला जा रहा है, मुसलमानों के पैगंबर के जज्बात से खेला जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? ये हुकूमत भी तो जवाब देना इस चीज़ का। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत ही करवा रही हो? सवालिया निशान लगेगा, हो सकता है,
में शक कर सकते ना। हुकूमत को मालूम था, हुकूमत चाह रही होगी कि हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़े, हमारा वोट बैंक बने। लेकिन ज्यादातर मौलाना ऐसा नहीं सोचते। आज मुंबई में भी पुलिस के अफसरों और मुस्लिम संगठनों के धर्मगुरुओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में मुस्लिम धर्मगुरुओं और इस्लामिक स्कॉलर्स ने नूपुर शर्मा के बयान पर एतराज तो जताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसके खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़नी चाहिए, सड़क पर नहीं। मौलाना का कहना था कि सड़क पर उतरकर हिंसा करने से इस्लाम की इमेज खराब हो रही है। मकसद ये है कि परसों जुमा है, हमारी मस्जिदों से उसकी मजम्मत जरूर हो, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। हम कानूनी चाराजोई करेंगे। हम अपनी मस्जिदों से अपने नौजवानों को पैगाम देंगे कि अपने नबी के गुस्ताख पर आप लीगल एक्शन करो, आप लीगल कार्रवाई करो, ना कि सड़कों पर उतर के कोई ऐसा काम करिए जिससे मजहब इस्लाम की छवि खराब हो। तो खास आज इस आनंद इस मीटिंग का मकसद ये था कि परसों जुमा है, अगर कोई हमारे शहर के, हमारे मुल्क के माहौल को खराब करना चाहता है तो हम पुरअमन रहकर उसको ये संदेश दें कि हम कानून पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और कानूनी चाराजोई पे हमारा यकीन है। तो इस मीटिंग का आज खालिस मकसद यही था। आप अइम्मा मसाजिद से गुजारिश है कि अपने नौजवानों को समझें कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे मजहब इस्लाम की छवि खराब हो। इसमें कोई शक नहीं कि ज्यादातर हिंदू और ज्यादातर मुसलमान शांति से रहना चाहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। इसी तरह ज्यादातर मौलाना, इमाम, ज्यादातर पुजारी, साधु संत ये भी भाईचारा चाहते हैं। बार बार सुनने को मिलता है कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब पत्थरबाजी का, खून खराबा करने का मैसेज नहीं देता। लेकिन दोनों समाजों में कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, कुछ शरारती लोग हैं जो आग लगाते हैं, लोगों को भड़काते हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे। मैंने कई बार आपको दिखाया है कि ये लोग बयानों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, तोड़ मरोड़ लेते हैं, लोगों को उनके गलत मतलब समझा देते हैं ताकि उनकी अपनी इंपॉर्टेंस बनी रहे। लेकिन जब पत्थर चलते हैं, लाठी चलती है, टीयर गैस चलती है, तो ये फ्रिंज एलिमेंट गायब हो जाते हैं। पत्थर और लाठी की मार गरीब पर पड़ती है। बस लोगों को यही समझाने की जरूरत है। फ्रिंज एलिमेंट्स नूपुर शर्मा के बयान को बहाना बनाकर पत्थरबाजी और आगजनी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मनी लॉन्ड्रिंग के केस में राहुल गांधी से पूछताछ से नाराज होकर आगजनी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सरेआम अपशब्द बोल रहे हैं, गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज हद हो गई। पता लगा कि राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में नागपुर में भी प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट में महाराष्ट्र सरकार के 2 मिनिस्टर शामिल हुए। नितिन राउत और विजय वडेट्टीवार के सामने कांग्रेस के लोकल लीडर शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनाप शनाप बातें कही। शेख हुसैन नागपुर में कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नागपुर में राहुल गांधी के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के चक्कर में कांग्रेस के नेता होश खो बैठे, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को भूल गए। शेख हुसैन ने माइक संभाला। कांग्रेस के नेताओं को खुश करने के चक्कर में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसना शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने तालियां बजाई। शेख हुसैन का जोश और बढ़ गया और उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात कही जिसे दोहराना भी मुश्किल है। हैरानी की बात है कि शेख हुसैन की बात सुनकर मंच पर बैठे नेताओं ने तालियां बजाई। किसी ने, कांग्रेस के किसी भी नेता ने अपनी पार्टी के नेता को न रोका न टोका। पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएगी, इस देश को बर्बाद हो जाएगा। यही मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी, तुमको लोगों ने देश को विकास करने के लिए दिया है। अगर तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे। जहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है। आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो। किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर अब क्या बोलेंगे,
कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। शेख हुसैन की इस गिरी हुई हरकत का वीडियो सामने आया तो पूरे देश में कांग्रेस की आलोचना हुई। किसी पार्टी ने, किसी संगठन ने, किसी नेता ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया तो फिर कांग्रेस भी डिफेंसिव पर आ गई। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सफाई भी दी और शेख हुसैन के बयान का बचाव करने की भी कोशिश की। मैं खंडन करता हूं कांग्रेस के अगर किसी कार्यकर्ता ने ये कहा तो हम इसको सिरे से नकारते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनका द्वेष हो सकता है कांग्रेस पार्टी से, वो बदले की आग में धधक रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, पर हम उनका सम्मान करेंगे विनम्रता से और सादर से। और मैं सबको कहूंगा प्रधानमंत्री जी के सम्मान में कोई बात कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना कहे जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। जब पार्टी ने साथ छोड़ दिया, महाराष्ट्र में सरकार के सहयोगी दलों ने भी किनारा कर लिया, शेख हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इसके बाद शेख हुसैन के तेवर ढीले पड़ गए। जो शेख साहब माइक पर चिल्ला रहे थे कि नोटिस मिलेगा तो देख लेंगे, अब वही शेख साहब कह रहे हैं कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई बुरी बात नहीं कही, उन्होंने तो सिर्फ सियासी जुमला इस्तेमाल किया था, एक मुहावरा कहा था। मोदी के अपमान का उनका कोई इरादा नहीं था। जैसा ये लोग बीजेपी वाले माहौल बना रहे हैं, एक नागपुर शहर के माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं। अरे ऐसा तो इससे तो कई पर ज़्यादा लोग टीवी पे व्हाट्सएप पे बोलते हैं। बीजेपी वाले सोए रहते हैं क्या? और मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं बोला ना। प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री है, हम क्यों बोलेंगे ऐसा? एक मुहावरे के तौर पर मैंने तो भाषण पूरा दिया, आपने मेरा पूरा भाषण देख लो। एक मुहावरे के तौर पर आखिरी में मैंने बात वो एक बोल रही है, बोला, उसमें कोई प्रधानमंत्री को नहीं बोला ऐसे। मैंने नहीं, अपने नाम लेके बोला है, वो तो वीडियो मेरे पास है। नहीं तो वो वीडियो है, लेकिन मैंने उनको क्या ऐसा थोड़ी बोला कि मैं करूँगा, ये करूँगा। हो सकता है ऐसा बोला मैंने, समझे क्या? तो आप ये शब्द पे कायम है आप अपने? नहीं, अपने शब्दों के काम में मतलब भाव में आदमी एक आधी लाइन गलत भी हो जा सकती है, लेकिन मेरी कोई ऐसी उसके पीछे ऐसी को बोलने की मेरी कोई ऐसी कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री के बारे में कहे गए अपशब्दों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जिस पार्टी की सबसे बड़ी नेता ने मोदी को गालियां दी, उस पार्टी के छोटे नेताओं के बयानों पर क्या कहा जाए। याद करिए 2007 सोनिया जी ने बोला था मौत के सौदागर। इस ढंग की भाषा का प्रयोग कभी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं किया था, और आप सत्ताधारी दल थे उस समय। जो सबसे बड़ा दल होता है उसका जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद जो 2011-12 तू चाय बेच, नाली के कीड़े, यमराज, लहू पुरुष, और इतना ही नहीं, 2014 के चुनाव में इमरान मसूद ने बोला मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और उस समय वो कांग्रेस सदस्य नहीं था, वो समाजवादी पार्टी का सदस्य था। इसके बावजूद अगले दिन राहुल गांधी उसका प्रचार करने गए, कोई भी जाकर चेक कर सकता है। अगले दिन सपा के कैंडिडेट का प्रचार करने गए और उसके बाद उसको सम्मान पूर्वक अपनी पार्टी में लाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना लिया। और वहां से बात बढ़ते बढ़ते याद करिए कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ट्विटर हैंडल पे तू चाय बेच आया था। भले ही बाद में लोकापवाद के चलते हुए उन्होंने उसको विड्रॉ किया, और आज जिस प्रकार का शब्द बोला गया है वह घृणित श्रेणी में आता है, और वह दिखाता है कि भाषाई मर्यादा की जो अधोपतन शुरू किया था 15 वर्ष पहले, वो कहां से कहां तक पहुंचा, और उसी के साथ जनता ने कांग्रेस का भी पतन कहां तक पहुंचाया है। शेख हुसैन ने जो कहा वो कंडेम करने लायक है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए। ये बात कांग्रेस के नेताओं ने भी मानी। और यहां नोट करने वाली बात यह है कि शेख हुसैन ने जो कहा वो अनजाने में नहीं कहा, वो जानते हुए कहा कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है। उनके आखिरी सेंटेंस पर अगर ध्यान दें तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री के बारे में मौत की बात करते हुए शेख हुसैन कहते हैं, हो सकता है इसके खिलाफ मुझको एक नोटिस मिल जाए, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह नहीं है तो अब ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने तो एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था।
शेख हुसैन को इधर उधर की बातें न करके अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, रिग्रेट करना चाहिए। असल में कांग्रेस नेताओं में आजकल राहुल गांधी के साथ खड़े होकर दिखने की होड़ भी चल रही है। जिसको जहां मौका मिल रहा है, जैसे मौका मिल रहा है, उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। शेख हुसैन ने नागपुर में मोदी को गाली देकर राहुल को खुश करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिल्ली में सड़कों पर लेटकर, पुलिस के सामने नारेबाजी करके, पुलिस से टकराकर और कुछ लोग आगजनी करके राहुल गांधी के साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी की इस बात पर भी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल गांधी से पूछताछ क्यों कर रहा है। राहुल गांधी को 3 से लगातार पूछताछ के लिए ईडी में क्यों बुलाया जा रहा है। इसीलिए पिछले 20 दिन से राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ पिछले 3 दिन से दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के वर्कर रोज ईडी के ऑफिस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आज तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के बाहर आगजनी की, टायरों को आग लगाई। कांग्रेस नेता पुलिस वालों से भिड़ गए। कांग्रेस के ऑफिस के बाहर भी बहुत हंगामा हुआ। ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। असम में तो कांग्रेस के वर्कर पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन्होंने गुवाहाटी में पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर अटैक कर दिया। इस मामले में एसीपी घायल हो गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हंगामा कर रही है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। भारत के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो गया। सरकार चाहती है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन सर्वसम्मति से हो। राजनाथ सिंह ने आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से इसके बारे में बात की। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में विरोधी दल मिलकर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इस पर चर्चा के लिए ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, लेकिन ममता की कोशिशों को उस वक्त झटका लगा जब आम आदमी पार्टी, टीआरएस, बीजू जनता दल और वाईएसआर इस बैठक में शामिल होने से इनकार करने लगे। हालांकि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी के अलावा लेफ्ट पार्टियों के नेता ममता की मीटिंग में आए, लेकिन आज सिर्फ शुरुआती बात हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि ज्यादातर पार्टियों की राय है कि शरद पवार विपक्ष के साझा प्रत्याशी बने, लेकिन पवार तैयार नहीं है। शरद पवार के अलावा बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नामों पर भी चर्चा हुई। अब विपक्षी दलों की अगली बैठक 21 जून को होगी। There will be only one consensus candidate, though I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If he is agreed, everybody will give him support. And if not, then the name should be come from the political parties. They will consult Sharadji, consult with others, and then it will be decided. But today is the beginning. अब सरकार का पक्ष भी आपको बताता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। राजनाथ सिंह ने खड़गे के अलावा शरद पवार और मायावती को भी फोन किया। उन्होंने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार ने सिर्फ नाम के लिए विपक्ष से बात की है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने उन्हें किसी उम्मीदवार का नाम नहीं बताया। ऐसे में वो किसका सपोर्ट करें? सरकार तो कंसेंसस नहीं करेगी। अब राजनाथ सिंह साहब मुझे खुद फोन किए थे। मैंने बोला आपका राय क्या है, या आप क्या कहते हैं, पहले तो दीजिए। नहीं, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री आपसे बात करो। तो वो सिर्फ हमने कांटेक्ट किया उनको, यही उन्होंने कहा, लेकिन उनका प्रपोजल क्या है, कौन कैंडिडेट है,
ये कुछ उन्होंने नहीं बताया। जब कोई कुछ बताता ही नहीं तो जवाब कैसा देना? कोरे कागज पे जवाब देते हैं। 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात जाएंगे और प्रधानमंत्री का यह गुजरात दौरा कई मायनों में स्पेशल होगा। 18 जून को नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का जन्मदिन है। वो इस दिन 100 वर्ष की हो जाएंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद नरेंद्र मोदी एक शक्ति पीठ पर ध्वजारोहण करेंगे। यह भी काफी स्पेशल है। मां का आशीर्वाद लेने के बाद मोदी पावागढ़ जाएंगे। पावागढ़ में महाकाली शक्तिपीठ के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। यह ऐतिहासिक मौका होगा क्योंकि करीब 500 साल के बाद इस मंदिर पर ध्वजा लहराएगी। 15वीं सदी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर का शिखर तोड़वा दिया था। उसके बाद से अब तक इस शक्तिपीठ का शिखर टूटा हुआ था। उस पर धर्म ध्वजा नहीं थी क्योंकि टूटे शिखर पर ध्वजा नहीं फहराई जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शक्तिपीठ का जीर्णोद्धार करवाया। अब शिखर का पुनर्निर्माण हो गया है। शिखर पर सोने का आवरण चढ़ाया गया है। मोदी 500 साल के बाद मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना करेंगे। पावागढ़ का यह ऐतिहासिक मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल है। सदियों पुराना यह मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है और मंदिर का गर्भगृह सोने से बना है। सदियों के बाद पावागढ़ मंदिर पूरी तरह पुनर्निर्मित होकर के अब आप देख सकते हैं दर्शनार्थियों के लिए खुला हुआ है। यहाँ पे हजारों की संख्या में दर्शनार्थी पहले भी आते थे, अब आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये जो नया स्ट्रक्चर है, ये जो नया मंदिर है, ये सद्भावना का एक ऐसा प्रतीक बन गया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पहले दरगाह भी थी यहीं पे, जो कि गर्भगृह के ठीक ऊपर बनी हुई थी। उसको हटा के मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मंदिर में दूसरी जगह बनाया गया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आपसी सद्भाव से एक समाधान हुआ, जिसके बाद मंदिर भी तैयार हुआ और वर्षों से खंडित उसका शिखर जो है वो भी पुनर्निर्मित हुआ, उसका पुनरुत्थान हुआ। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब हैं देश के, तब उनके कार्यकाल में ये हो रहा है। और अब पहली बार, इनफैक्ट ये भी एक कोइंसिडेंस है कि पहली बार वो इस मंदिर में आ रहे हैं। 18 तारीख को सुबह में 9 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं और माता जी के मंदिर में पूजन अर्चन करके माता जी को, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं माता के मंदिर में आ रहा हूँ, पावागढ़ में सर झुकाने के लिए आ रहा हूँ। ये शक्तिपीठ सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बनेगा। असल में मोदी इसके शिखर का पुनर्निर्माण बहुत पहले कराना चाहते थे, लेकिन विवाद था। 500 साल पहले आक्रमणकारियों ने मंदिर के शिखर को तोड़ दिया था। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक दरगाह बना दी गई थी। दरगाह को हटाकर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना आसान काम नहीं था। विवाद कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में केस चला। इसके बाद मोदी ने दोनों पक्षों के साथ बातचीत शुरू करवाई और बातचीत से रास्ता निकल आया। अब इस शक्तिपीठ के परिसर में दरगाह भी बनाई गई है और मंदिर को भी उसका पुराना वैभव लौटा दिया गया है और यह बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मोदी खुद इस मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना करने जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।